जय हिंद दोस्तों, आप सभी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हो। चलिए आइए जानते हैं 2022 में जो बिहार बीएड के अंदर में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का पेपर हुआ था, जिससे कि 25 नंबर हर साल पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स, है ना। तो 2022 में जो ये टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हुआ था, इसमें किस तरह के पेपर पूछे गए थे, पेपर की डिफिकल्टीज को देखेंगे और आपके आने वाली जो एग्जामिनेशन है उसमें किस तरह के और पेपर आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसका भी अनुमान हम लोग यहाँ पर साथ साथ लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। इससे पहले हमने 2023 का टीएलई करवा दिया है। सारे पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, है ना, इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आएंगे और डेली रेगुलर क्लास शाम में जो है आपकी स्टार्ट होंगी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर की पेपर का पीडीएफ एक जगह चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर हमने फ्री में लास्ट 5-6 सालों का पेपर जो है उसको अपलोड कर रखा है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हमने पेपर अपलोड किया है। आप उसको जाइए डाउनलोड कीजिए, फ्री में जाकर के डाउनलोड करके पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास भी चलती है यूट्यूब पर, और उसकी लिंक्स वगैरह और फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलती है। आपको टेलीग्राम पर जाना है और लिखना है @DST PDF। जैसे ही आप @DST PDF लिखोगे, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या फिर ड्रीम सेवक टीचर्स भी लिखोगे तब भी आपको ये वाला मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर पहले पेपर पर, पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है इसको गौर से पढ़िए और यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कीजिए। सवाल है कि सही प्रतिक्रियाओं, है ना, सही प्रतिक्रियाओं, प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है, रिएक्शन, सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। क्या क्या बढ़ावा देना है, सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार। बच्चे जो है सही प्रतिक्रिया दे और उचित व्यवहार अपनाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि हम बच्चों को इनाम दें, लेकिन हर एक एक्टिविटीज के लिए इनाम देना और इनाम के मकसद से ही उसको क्या करना, मोटिवेट करके रखना, ये भी बहुत हद तक सही नहीं होगा। तो इस तरह से आंसर हमारा ए भी नहीं होगा। ठीक है, सख्ती तो आप कतई बच्चों के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि सख्ती करोगे तो बच्चे खराब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अज्ञानता। तो अज्ञानता से भी क्या होगा, सही प्रतिक्रिया और व्यवहार तो होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा, स्तुति। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग स्तुति का मतलब नहीं समझते होंगे। उस स्तुति का जो मतलब होता है, अगर यहाँ पर लिख देता ना प्रशंसा, तब तो सारे लोग बड़े आसानी से आंसर दे देते, है ना। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ करना। तो बच्चे अगर अच्छा काम कर रहे हैं, उसका अगर क्लास में तारीफ कर दोगे तो उसको देख करके और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वैसा ही व्यवहार, उचित व्यवहार अपनाने लगेंगे और सही प्रतिक्रिया देने लगेंगे। तो उचित व्यवहार और सही प्रतिक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है अगर हम बच्चों की सही जो एक्टिविटीज है उसकी प्रशंसा करने लगें। तो टीचर अगर प्रशंसा करेंगे बच्चों की तो बच्चे ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएंगे और उनका व्यवहार में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है ना। यहां पर देखिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दो शब्द है। ठीक है, दोनों शब्द को गहराई से समझिए कि दोनों शब्द का मतलब क्या है। देखिए, पाठ्यक्रम जो है ना, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। ये नहीं पूछा है पाठ्यक्रम एक हिस्सा है, ठीक है, यहां पर पूछा है पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका पाठ्यचर्या। ठीक है, पाठ्यचर्या या पाठ्य वस्तु जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो क्या होता है, पाठ्यक्रम का ही एक पार्ट होता है, भाग होता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 का ए नंबर। जितने भी लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यशपाल समिति के बारे में एक प्रश्न पूछा गया 2022 में कि यशपाल समिति रिपोर्ट जो कि 1993 में आई थी, ये और किस नाम से जानी जाती है। तो ये जो है बिना बोझ के सीखना, है ना, बिना बोझ के सीखना। यशपाल समिति का जो रिपोर्ट था 1993 का, ये बेसिकली इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहा था कि बच्चों के बैग का वजन जो है उसको कम किया जाए, बिना बोझ के बच्चों को सिखाया जाए। तो इस तरह से यहां पर जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है बी नंबर, बिना बोझ के सीखना, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि सीखने का उद्देश्य का अर्थ क्या है। देखिए, सीखने का जो उद्देश्य है ना, ये सीखने का जो उद्देश्य है, जो लर्निंग का पर्पस है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इच्छित सीखने के परिणाम। ठीक है, जो आपका सीखने का परिणाम है, जिसकी आपने इच्छा रखी थी, है ना, वो जो सिखाने का परिणाम था जो आपने इच्छा रखी थी, वो अगर प्राप्त हो जाता है, यही आपका क्या होता है, सीखने का उद्देश्य हो जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। चलिए अगले पेपर पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय कितना है। देखो, माइक्रो टीचिंग में बेसिकली क्या होता है,
छोटे छोटे समूह बना करके विद्यार्थियों को पार्टिकुलर चीजें सिखाई जाती है। छोटे छोटे समूह बना करके, कैसा समूह बना करके? छोटा समूह में पार्टिकुलर स्किल को डेवलप किया जाता है। क्या कहता है? पार्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट होता है। पार्टिकुलर स्किल को डेवलप किया जाता है माइक्रो टीचिंग के अंदर में। ठीक है, पार्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट का काम यहां पर होता है। ठीक है, किसके अंदर में? माइक्रो टीचिंग के अंदर में। और माइक्रो टीचिंग के अंदर में भारतीय मॉडल में जो लिया गया कुल समय है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 40 मिनट का क्लास होता है, तो 40 मिनट आंसर होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 36। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया जो कुल समय है वो कितना है? 36 है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विकास का क्या अर्थ है? देखिए, विकास कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, या क्या डेवलपमेंट गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए या फिर नकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए? तो मुझे लग रहा है सभी लोग ये तो एटलीस्ट कहेंगे, आप सभी लोग, कि भैया नकारात्मक परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए। विकास जो है नकारात्मक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता में वृद्धि को विकास कहेंगे या फिर साधारण परिवर्तन को विकास कहेंगे? देखो, साधारण परिवर्तन तो विकास नहीं होगा। गुणवत्ता में वृद्धि जो है इसको विकास कहेंगे या फिर गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहेंगे? तो देखो, गुणात्मक परिवर्तन बहुत बड़ी चीज हो गई और गुणवत्ता में वृद्धि जो है वो उसका एक पार्ट हो गया। तो इस तरह से आंसर क्या होगा? गुणात्मक परिवर्तन। जो भी परिवर्तन हो, अगर वो गुणात्मक हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे कि भैया ये हमारा क्या है? विकास है। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है गुणात्मक परिवर्तन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, मानव विकास के बारे में कहा गया है कि मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत जो है किस वैज्ञानिक ने की? तो आपको पता है, आपने क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत बार बार ये चीज लिखी हुई है कि डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में एक जो है इस तरह से चार्ट बना हुआ है, इस तरह से, है ना, एक कॉलम बना हुआ, और उसने किस तरह से डॉक्टर महबूबुल हक ने, है ना, ग्रामीण बैंक की शुरुआत की, किस तरह से मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर में। ठीक है, तो ये देखिए आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक ने क्या क्या मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि ये जो शब्द है ना, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान, शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का क्या मतलब है? शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए जो ये है जो टर्म आता है वो हमारा क्या है? अध्यापन विज्ञान का अर्थ है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान जो है वो बेसिकली किससे संबंधित है? तो बच्चे के नेतृत्व करने के लिए से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर 8 का बी नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? प्रगतिशील सिद्धांत पर कौन सा आधारित है? प्रगतिशील सिद्धांत पर पूछताछ, वियोजक, अधिष्ठिपान या फिर समस्या समाधान? तो याद रखिए, समस्या समाधान जो है ये हमारा क्या है? प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 का, जितने भी लोगों का डी है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए। कहता है कि शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो बेसिकली जो टीचर होता है वो समूह व्यवहार का अध्ययन किस तरह से करता है? तो याद रखिएगा कि जो टीचर होता है वो अवलोकन विधि के द्वारा, अगर कोई बच्चा ग्रुप में पढ़ रहा है, ग्रुप में कुछ सीख रहा है, तो वो बाहर से उस ग्रुप को देखता है, ओवरऑल उसको देखता है, उसका अवलोकन करता है। तो एक टीचर जो है वो अवलोकन विधि के द्वारा जो है क्या करता है? वो अवलोकन विधि के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन करता है। ठीक है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन कैसे करता है? अवलोकन के द्वारा करता है। अच्छा, नैतिकता है ना, नैतिकता जो है ये किसका विज्ञान है? तो याद रखिएगा, नैतिकता जो है वो आचरण का विज्ञान है। आपका आचरण कैसा है ना, नैतिकता जो है वो किस चीज का विज्ञान है? आचरण का विज्ञान है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 11 का सी नंबर। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा है 2022 में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। जो नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है उस पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिखिएगा, तो आपको कोर्स से संबंधित सारी जानकारी हम व्हाट्सएप पर आपके साथ शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? रचनात्मक बच्चे का एक गुण कौन नहीं है? मौलिकता, विस्तार, नवीनता या फिर शुद्धता? निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है?
मौलिकता, विस्तार, नवीनता या शुद्धता। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है कौन सा, एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है। तो देखो रचनात्मक बच्चा जो है ना, उसका ये गुण नहीं है कि वो शुद्धता, सारे काम वो शुद्ध करते जाए। जो रचनात्मक बच्चा होता है वो नई नई चीजें करेगा, लेकिन सारी चीजों में शुद्धता हो ऐसी कोई बात नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे की क्षमता नहीं है, तो शुद्धता नहीं है। ठीक है, बाकी मौलिकता, विस्तार और नवीनता ये तीनों है, लेकिन रचनात्मक बच्चे का जो गुण नहीं है वो शुद्धता नहीं है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 12 का डी नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। सामाजिक व्यवहार का, समाज में चलने वाला जो व्यवहार है उसका एग्जाम्पल यहां पर कौन नहीं है। एक दूसरे पर उपकार करने का सिद्धांत, तो समाज में एक दूसरे का सहयोग करना है ना, सहयोग करना हो एक दूसरे का, या फिर एक दूसरे का उपकार करना, ये सब तो समाज का पार्ट है। तो क्या ये आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कि सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। ये दोनों तो उदाहरण है। इसके अलावा शेयर करना भी सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इनमें से भीड़ भाड़ जो है, भीड़ भाड़, यही हमारा क्या है, सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कि भैया भीड़ भाड़ जो है ये हमारा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना जो है वो हमारा निराशा कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना निराशा कहलाता है। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा निराशा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है। क्लास की गतिविधि से कौन सी चीजें हैं जो संबंधित है। तो ध्यान में रखिएगा, क्लास की गतिविधि से जो संबंधित चीज है ना, गतिविधि से संबंधित चीज होता है क्या, तरीका। ठीक है, क्लास की जो एक्टिविटीज है उससे संबंधित कौन सा होता है, तरीका होता है। आप किस तरीके से क्लास में है ना एक्टिविटीज करते हो, वह तरीका जो है वो आपका क्या होता है, कक्षा की गतिविधि से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, अनुशासनात्मक शब्द डैश को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। देखो प्रबंधन तकनीक किसको कहेंगे, प्रबंधन तकनीक, यहां पर एक वर्ड आ गया प्रबंधन तकनीक। तो अनुशासनात्मक शब्द किसको, संचालन को, नियंत्रण को, आयोजन को, या फिर योजना को, किसको हम लोग प्रबंधन तकनीक कहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रबंधन तकनीक किसको कहते हैं, योजना को। तो योजना जो है ये आपका क्या कहलाता है, प्रबंधन तकनीक कहलाता है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, योजना। योजना जो है, क्योंकि कोई भी प्रधानाध्यापक जो है ना वो क्या करता है, योजना के माध्यम से, या कोई भी इंजीनियर है या भी कोई भी जो चीफ होता है किसी भी कमीशन का या फिर किसी भी ग्रुप का, वो योजना बनाता है। तो एक लीडर जो है वो योजना बनाता है। तो अनुशासनात्मक शब्द है ये क्या, योजना। योजना को प्रबंध तकनीक भी कहा जाता है। प्रबंधन करने की जो तकनीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, योजना कहते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा क्या, योजना। देखो संचालन नहीं होगा, संचालन मतलब होता है किसी चीज को चलाना। प्रबंध तकनीक मतलब क्या होता है, किसी चीज का इंतजाम करना, कैसे उसको किया जाएगा, है ना, उसकी एक प्लानिंग करना, तो वो प्रबंध तकनीक के अंदर में आता है। तो नियंत्रण नहीं आएगा, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। संचालन का मतलब होता है किसी चीज को संचालित करना, जैसे एक मशीन है वो उसको संचालित कर रहे हो, मतलब मशीन को आप चला रहे हो, रनिंग करवा रहे हो, तो ये नहीं होगा, है ना, प्रबंधन तकनीक के अंदर में ये नहीं आएगा। आयोजन का मतलब होता है कि कोई, जैसे कोई मेला है उसका आयोजन हो गया, या फिर कोई इस तरह से कवि सम्मेलन है उसका आयोजन हो गया, कोई भी चीज है ना, जैसे शादी ब्याह हो गया उसका आयोजन कर रहे हो आप। ठीक है, मतलब उस चीज को इंप्लीमेंट करना जो है वो आयोजन कहलाता है। कोई भी योजना है उसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो योजना को इंप्लीमेंट करना जो है वो आयोजन कहलाता है। ठीक है, जबकि प्रबंधन तकनीक जो है किसको कहेंगे, योजना को कहेंगे। ठीक है, क्योंकि योजना में ही सारी टेक्निक लगाई जाती है मैनेजमेंट की। अगला प्रश्न है कि प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण कौन सा है। देखो किसी भी प्रधानाध्यापक का ये जो प्रशासनिक गुण होता है, यहां पर क्या पूछा, प्रशासनिक गुण, प्रशासन से संबंधित। तो देखो प्रशासन से संबंधित जो है ना, कुशल योजनाकार, ये तो नहीं होगा। वो एक अच्छा कुशल योजनाकार है, ये चीज मैं मान सकता हूं, लेकिन आपको यहां पर पूछा क्या गया है कि प्रशासनिक गुण कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कुशल वो जो है आधिकारिक, ये भी नहीं होगा। कुशल आयोजक हो, है ना, कोई भी चीज है उसको इंप्लीमेंट कर लेता हो अच्छे से, है ना, कोई भी योजना है उसको लागू कर लेता है, कुशल आयोजक। या फिर एक
कुशल प्रशासक हो तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक कुशल प्रशासक। प्रधानाध्यापक का जो प्रशासनिक गुण होगा वो कुशल प्रबंधक कहलाएगा या फिर कुशल प्रशासक कह लो, कुशल प्रबंधक कह लो आप, कुशल प्रबंधक है ना, प्रबंधक या फिर कुशल प्रशासक कह लो आप, कुशल प्रबंधक। कुशल प्रबंधक जो है यह क्या हो जाएगा आपका, प्रधानाध्यापक का एक प्रशासनिक गुण होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होगा, इंपॉर्टेंट कार्य क्या होगा। देखो शिक्षक का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये नहीं होता है क्लासरूम में गए और फिर भाषण देना शुरू कर दिया, एकदम व्याख्यान करना शुरू कर दिया, लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। तो कक्षा में लेक्चर देना, व्याख्यान प्रस्तुत करना, ये टीचर का सबसे महत्वपूर्ण काम में तो नहीं आता है। यहाँ पर पूछा है सबसे महत्वपूर्ण काम, तो कक्षा में व्याख्यान देना ये नहीं। बच्चों का देखभाल दाई माँ कर लेती है, बच्चों की माँ कर लेती है, तो टीचर का सबसे मेन काम ये नहीं होता कि बच्चों का देखभाल करना। आंगनबाड़ी होता तो उसमें मेन काम होता है कि बच्चों को देखभाल कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल टीचर के बारे में पूछा जा रहा है, जो स्कूल के टीचर होते हैं, कॉलेजेस के टीचर होते हैं, तो बच्चों में की देखभाल करना जो है ये तो नहीं होगा। छात्रों का मूल्यांकन करना कि बच्चों ने किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, क्या ये काम टीचर का होता है। देखो टीचर का काम होता है पहले पढ़ाना, मूल्यांकन तो कोई और टीम कर लेगी, ठीक है, कोई और संस्था कर लेगी, या टीचर को अगर जिम्मेवारी दे प्रधानाध्यापक तो टीचर भी मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, एग्जाम ले सकता है। लेकिन टीचर का जो सबसे मेन काम होता है वो शिक्षण कार्य को कैसे व्यवस्थित करके वो चले, पढ़ाने लिखाने का जो कामकाज है वो व्यवस्थित तरीके से चले, यही उसका सबसे मेन काम होता है। तो 18 का जितने भी लोगों का आंसर यहाँ पर ए आप लोग दे रहे हो ना, सारे लोग बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। चरित्र का विकास किस चीज से होता है। जो चरित्र का विकास होता है वो किस चीज से होता है, तो याद रखिएगा जब तक आपके मन का इच्छा शक्ति, आप अपने मन से नहीं चाहोगे ना कि मेरे चरित्र का विकास होना चाहिए, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, तब तक आपको कोई नहीं बना सकता अच्छा इंसान। इस बात को आप मानते हो। तो चरित्र का विकास इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है। इसके अलावा आचरण और व्यवहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए, और सही रास्ते पर चलने का जो एक जुनून होता है ना, उसको बोलते हैं नैतिकता, वो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इथिकल, आप जो है एक इथिकल पर्सन होना चाहिए। तो ये तीनों ही चीजें, इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार और नैतिकता, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाता है डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो यहां पर जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टीएलएम। देखो टीएलएम का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं कि भैया टीएलएम का मतलब होता क्या है। टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर में आप समझ लो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है इसके अंदर में कितने तरह के ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल आते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऐसा मटेरियल जो सिर्फ जो है सुन सके, ठीक है, इसको बोलते हैं श्रव्य, क्या बोलते हैं, श्रव्य। दूसरा होता है दृश्य, जिसको सिर्फ देख सकता है, ठीक है, और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य या फिर श्रव दृश्य। ठीक है, सुन भी सकता है और देख भी सकता है ना, ऐसे चीजों को कहते हैं दृश्य श्रव्य। तो 3 तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। टीएलएम का उपयोग क्लास में इसलिए किया जाता है ताकि टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कि शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए टीएलएम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी लोगों का आंसर यहाँ पर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। टीएलएम का उपयोग टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता कौन सा है। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता कौन सा है, तो याद रखिएगा कि आपका जो प्रभावशाली शिक्षण सहायता होगी, प्रभावशाली चीजें होंगी, है ना, जो प्रभावी शिक्षण होगी, आपका जो सबसे बढ़िया लर्निंग होगा, सबसे अच्छा जो आप जहां पर सीखोगे वो होगा आपका खुद का अनुभव। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा गुरु जो होता है वो खुद का अनुभव होता है। जो चीज को आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे ना, उसको आप सबसे बेहतर तरीके से सीख पाओगे। तो सबसे प्रभावी शिक्षण, सबसे प्रभावी टीचिंग जो होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसीलिए विज्ञान के अंदर में देखते हैं प्रयोगशाला में ले जाकर के आपसे प्रयोग करवाया जाता है, ठीक है, ताकि आप खुद से जो है अनुभव कर सको, अपने नजर के सामने कर सको। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में
निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय है, अगर वो एक अच्छा विद्यालय है, हर चीज से परिपूर्ण विद्यालय है, तो वो अपने टीचर में सबसे अधिक गुण का जो बढ़ावा देगा ना, वो होगा टीचर की योग्यता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा वाली योग्यता बढ़ावा देगा, ताकि टीचर जो है वो काफी ज्यादा चीजें सीख सके और अपनी योग्यता में बढ़ोतरी कर सके। तो एक विद्यालय के अंदर में जो शिक्षक का सबसे अधिक बढ़ावा देने वाली चीज होती है वो होती है उसकी योग्यता। कैसे उसकी योग्यता बढ़ाई जाए? ठीक है, उसकी योग्यता ट्रेनिंग दे करके बढ़ाई जा सकती है, उसको और भी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे करके बढ़ाई जा सकती है, या फिर प्रयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा दे करके उसकी योग्यता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा आंसर? योग्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? अक्सर आपने देखा होगा जब आप स्कूल में थे, हम स्कूल में थे, तो लास्ट में 4 बजे अगर विद्यालय समाप्त होती थी तो 3:15 पे, है ना, आपकी क्लास बंद हो जाती थी। आखिरी के 45 मिनट बच्चों को खूब खिलाया कुदाया जाता था। ठीक है, जितना खेल सकते हो, मारपीट करो, खेलो कूदो। तो ये सब जो खेल होता है ये क्यों किया जाता है? जितने भी तरह का स्कूल में खेल कूद होता है वो क्यों किया जाता है? आंसर क्या होगा? उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, ताकि बच्चा खेलेगा कूदेगा तो मजबूत हो जाएगा। क्या ऐसा बात है? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, उसमें शिक्षक का काम आसान हो जाता है। अगर बच्चा खेलेगा तो टीचर फ्री हो जाता है, टीचर को कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, इतना छोटा ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा खेलकूद का। टाइम पास करने में मददगार साबित होता है, इसलिए बच्चे को खिलाया जाता है, ताकि बच्चों का भी टाइम पास हो जाए, टीचर का भी आसानी से फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हुए दिन निकल जाए, है ना। या फिर एक सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित होता है बच्चों को खिलाने से। तो आंसर होगा जी हाँ दोस्तों, आंसर यहां पर हो जाएगा, जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है डी, उनका करेक्ट होगा कि अगर बच्चे को खिलाया जाता है साथ में, तो एक दूसरे का वो कॉपरेशन करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, है ना। कॉपरेशन की भावना उसके अंदर में आएगी, सहयोग करने की भावना आएगी, है ना। तो रियल लाइफ में भी क्लास के अंदर या क्लास के बाहर वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। दूसरा है कि जब बच्चा खेलता कूदता है तो उसके अंदर में एक भौतिक संतुलन आता है, वो चलना दौड़ने, है ना, हर चीज में जो है संतुलित रहता है, और उसका फिजिकल जो है ना बॉडी, वो भी काफी ज्यादा उत्साहित और पढ़ाई के प्रति जो है उत्सुक रहता है, पूरा बॉडी, ठीक है, तैयार रहता है। तो पढ़ाने खेल कूद कराने से सहयोग की भावना भी बढ़ती है और भौतिक संतुलन भी बच्चा का बना रहता है। अगला है कि भैया स्वयं जो एक पोर्टल है, स्वयं पोर्टल, ये जो स्वयं पोर्टल है इसका जो निर्माण है ना, वो इसका स्वयं पोर्टल जो है इसको किसने बनवाया है, यानी ये किस तरह का पोर्टल है? तो याद रखिएगा, स्वयं जो है ये एक गैर सरकारी संगठन है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है, बिल्कुल सही। सरकार ने क्या किया है, एक डिजिटल कार्यक्रम चलाया है स्वयं, जिसके अंदर में बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं, ताकि छोटे बच्चे से लेकर के कॉलेजेस के बच्चे, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर अपने कोर्स के अंदर फ्री में जाकर के चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वहाँ से मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं स्वयं पोर्टल से। तो ये जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी सही बात है, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाता है कि भैया शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया ये एक डिजिटल कार्यक्रम है, ठीक है। ये एक वेबसाइट का नाम है ना, तो ये भी नहीं होगा, सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अब देखिए यहाँ पर स्वयं जो है किसके द्वारा चलाया गया, तो याद रखिएगा HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा जो है स्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया है, चलाया जा रहा है। कक्षा में शिक्षक का भूमिका क्या होना चाहिए? एक क्लासरूम के अंदर में जो टीचर होता है वो बिल्कुल एक लोकतांत्रिक नेता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक नेता। उसके जितने सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर में, वो सब उसकी प्रजा होनी चाहिए, ठीक है, वो उसके संतान जैसा होना चाहिए, और वो ऐसा लगे कि सभी बच्चों ने मिल करके उसको लीडर बनाया है, ठीक है। जैसे लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होता है, जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, तो सभी जनता वोट देती है और उसके बाद वो जो है चुना जाता है। जब वो चुन के आता है, जिन्होंने वोट दिया वो भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी, उसका भी वो क्या होता है, मंत्री होता है, उसका भी वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो उसी तरह से कक्षा के अंदर में शिक्षक को एक लोकतांत्रिक नेता होना चाहिए और सभी बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। क्लासरूम को ऐसा बनाना चाहिए कि
कि सबको समान अवसर प्राप्त हो, ना कि है ना जो तेज बच्चे हैं सिर्फ वही सीखे और जो बच्चे तेज नहीं हैं वो हमेशा के लिए पीछे होते चले जाएं दिन प्रतिदिन। तो इसीलिए कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है वो कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। देखिए आप लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर व्हाट्सएप पर मुझे हाई लिख दीजिए, नीचे नंबर जा रहा है उस पर हाई लिख दीजिए। मैं आपको लिंक भेज दूंगा इस ऐप को, आप प्ले स्टोर से ड्रीम सेवक आईएएस लिख करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैं शेयर करूंगा उससे भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के @ड्रीम सेवक आईएएस लिखेंगे, है ना, @ड्रीम सेवक टीचर्स लिखेंगे, या फिर आप इसको @DST PDF, सबसे अच्छा ये लिखे @DST PDF, तो आपको यही एकमात्र ग्रुप मिलेगा पूरे टेलीग्राम पर, है ना, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर ड्रीम सेवक टीचर्स लिख करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर पेड कोर्स भी चलता है। अगर आपको हमारी पेड कोर्स से जुड़ना है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये हमारा टॉपर बैच चल रहा है जिसमें अलग अलग फैकल्टीज आपके 5 जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोर्स फी जो है 699 है, 999 की फी थी, 699 हो गई है, अभी ऑफर चल रही है। आपको पूरा कोर्स जो है यहाँ पर मिल जाता है, फुल कोर्स थ्योरी, ग्रेट PDF नोट्स, चैप्टर वाइज जो है डिजिटल टेस्ट है, डेली क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डेड होती है। जो भी क्लास पढ़ाई जाती है लाइव में वो रिकॉर्डेड रहती है, आप कभी भी देख सकते हो उसको, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। पूरे कोर्स का हमने यहाँ पर क्या बनाया है, डिजिटल टेस्ट तैयार किया हुआ है चैप्टर वाइज। आप जब भी क्लास में पढ़ोगे जो चीज़ें, आप टेस्ट में जाकर के उन चीज़ों को लगा सकते हो और एक ऑल इंडिया रैंकिंग बन करके आएगी आपको टेस्ट के अंदर में। हर चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में, रीजनिंग में, जीके में, जो भी आप पढ़ोगे ना उसका चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और वहाँ से आप डिजिटल टेस्ट लगाओगे और 10,000 बच्चों के बीच में आपका पर्टिकुलर चैप्टर कैसा है और बच्चों का कैसा है वो सब आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। नीचे नंबर दिया हुआ है, स्क्रॉल कर रहा है, वो नीचे वाली नंबर पर जो है ना, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए हमसे। ये जो नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये व्हाट्सअप नंबर है ना, 9065580003, इस नंबर पर जो है आप हमसे संपर्क कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा भारत बैच है, बिहार DLED की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप भारत बैच के साथ उनको जोड़ सकते हो। ये हमारा पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 2024 के लिए सेवक बैच है। इसके अलावा झारखंड BEd के लिए रांची बैच हमारा आया हुआ है जो कि 499 में पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। इसके अलावा UP BEd का भी हमारा कोर्स आने वाला है, तो आप जो सा भी कोर्स से जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। और इसके अलावा आप जो है ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम पर जाकर के @DST PDF लिख करके जरूर जुड़ जाइए और इस क्लास की PDF हम आपको ऐप पर लगा देंगे सिलेबस वाले सेक्शन में, वहाँ से जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।